हेलो डियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग आज बात कर रहे हैं क्लास 11th की, और क्लास 11th की बायोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे। हमने बात किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में कि लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे हम लोग पहचानेंगे, मतलब कि सजीव और निर्जीव को पहचानने के कुछ मापदंड को हमने समझा था। और मापदंड को समझते हुए हमने ये डिफाइन कर लिया था कि सजीव और निर्जीव तो होते हैं, परंतु उनको समझने का भी कुछ वे है, और उस वे के आधार पर हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे बात आती है कि वो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में हम समझेंगे कि इस चैप्टर में और भी क्या अंदर की टॉपिक हो सकती हैं। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड मतलब कि जीवित संसार, जीवित संसार मतलब कि डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। मैं यहाँ पे एक बात करने वाला हूँ बेटा, देखिएगा ध्यान से कि डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मतलब कि जीवित संसार की, जीवित संसार में या जीव जगत में विविधता। क्या बात करने वाला हूं? जीव जगत में विविधता। अगर मैं बात करूं कि जीव जगत में विविधता या डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो बहुत बड़े पैमाने पे विविधता है। इस विविधता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि मतलब कि अगर आपको यहाँ समझा जाए कि हर एक स्पीसीज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, डिफर है। और डिफर करने का मतलब है कि बहुत बड़ी वैरायटी पाया जाना। और यह बहुत बड़ी वैरायटी यह बताता है कि लिविंग वर्ल्ड में डायवर्सिटी एक बड़े पैमाने पे है। और विविधता को ये समझाते हुए रॉबर्ट मे नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि अभी तक इस विविधता को समझने का एक पैमाना है 1.7 से लेकर 1.8 तक स्पीसीज को खोजा गया है। मतलब 1.7 मिलियन से लेकर 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीसीज को खोजा जा चुका है, और भी खोजा जाना बाकी है। परंतु यह डायवर्सिटी की कुछ बातें हैं जिन बातों को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अगर मैं बात करूं तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहला पॉइंट हम लिखेंगे हमारे आसपास की वैरायटी। अगर बात करें कि विविधता क्या है, तो हम कहें कि हमारे आसपास में जीवों की विविधता। अगर मैं बात करूं कि एक खांचा यहां पे लिया जाए, और मैंने कहा कि चलो यहां पर एक सर्कल बना दिया गया, और सर्कल बनाने के बाद चलो हम कहते हैं कि आप यहां पे खड़े हो जाइए। और आप जब यहां पर खड़े होके पूरा इर्द गिर्द अपना देखोगे, तो यहां पर आपने देखा गाय, यहां देखा आपने भैंस, यहां देखा आपने बकरी, यहीं आपने देखा पेड़, और पेड़ के तमाम सारे वैरायटी। फिर आपने देखा कि और भी कुछ चींटी देखा, और आपने फिर मच्छर देखा, फिर आपने कुछ और चीज़ें देखी, जैसे कि मान लो आपने गोजर देखा जो कि रेंगते हुए हैं, तिलचट्टा देखा। अगर हम बात करें कि अगर बीच में आप सर्कल में खड़े हो गए और ये सब एक डायवर्सिटी आप देख रहे हो, मतलब कि आप कह सकते हो कि जीवों में क्या है, बड़े पैमाने पे विविधता है। इस बात को समझते हुए एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रॉबर्ट मे। क्या नाम था वो? रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे वैज्ञानिक साहब ने इन्होंने बताया कि अभी तक हमारी जो लिविंग डायवर्सिटी है वो बड़े पैमाने पे है, लेकिन उसमें खोजा कितना गया है, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज को खोजा जा चुका है। इन्होंने बताया कि अभी तक करीब करीब हमको जो नॉलेज है जीवों के बारे में और विविधता के बारे में, कि इतने प्रकार के, मतलब कि 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज को खोज लिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर बहुत बड़ी डायवर्सिटी है, जीवों की एक बहुत बड़ी डायवर्सिटी है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। इस डायवर्सिटी में बताया इन्होंने कि दो चीज इंक्लूडेड हैं, और वह डायवर्सिटी दो चीजों को दिखाती है, और दो चीज मुख्यतः यहां पर देखने को मिलेंगे कि जीवों में विविधता दो चीज बहुत बड़े रूप में देखने को मिले, एक प्लांट और दूसरा एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। अब रही बात कि इस सारे विविधताओं को क्या हम ऐसे ही पढ़ेंगे?
तो इसके बारे में कहा गया कि नहीं, ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर एनिमल्स को एनिमल्स की कैटेगरी में डालकर पढ़े तो बहुत वास्ट हो जाएगा, और प्लांट को प्लांट के कैटेगरी में डाल के पढ़ें तो मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। तो इसके लिए क्या कहा गया कि अगर बात करें कि हम एक इंसान को समझने के लिए, तो एक इंसान के से पूरा इंसान को समझा जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के व्यक्तित्व के बारे में समझने के लिए उस व्यक्ति के बारे में समझना अति आवश्यक है। जैसे कहा गया बेटा कि मान लो कि कोई एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज का इस डायवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्लांट या एनिमल कहकर समझना उचित नहीं है। या तो उसके बारे में नाम जानिए या नाम रखिए, और नाम रख के उससे समझिए कि वो क्या कह, उसके बारे में क्या और डिफाइन हम कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका नाम कुछ है, मेरा नाम कुछ है, हमारे नाम के अकॉर्डिंग हमारा कुछ व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व के हम धनी हैं, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। हम सब इंसान हैं, और इंसान के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर है, परंतु हमारा वर्क क्या है, डिफरेंट है। मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो ये डिपेंड्स करता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो लिखता है पेशेंट नेम, ये नहीं लिखता ना कि इंसान, लिखता है ना पेशेंट नेम, एज, मेल है कि फीमेल है, ये पूरा स्पेसिफाई करता है। उसी प्रकार कहा गया है कि डायवर्सिटी इन लिविंग बर्ड, मतलब जीवों में जो विविधता है उस विविधता को पहले समझ लीजिए, और उस विविधता को समझने के बाद उसको क्लासिफाई करिए। क्लासिफाई कैसे? पहले आइडेंटिफिकेशन करिए और फिर नॉमेनक्लेचर में ले जाइए। तो आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या कहता है। नॉमेनक्लेचर एक ऐसा तकनीक है जो वैज्ञानिक तकनीक है, जिसके वजह से या जिसके आधार पर जीवों का नामांकन किया जाता है, और जीवों का नामांकन इस रूप में किया जाता है कि वैसा नाम पूरे वर्ल्ड में किसी का ना हो और सिर्फ उसी स्पीसीज का नाम हो, और वो पूरा संसार उस नाम को जाने। जैसे कि मैं बात करूं फिजिक्स में, हम बात करते हैं एसआई यूनिट, क्या बोलते हैं बाबू, एसआई यूनिट, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सब कोई जिसका नाम जानते हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर की आधारभूत अगर इकाई को देखा जाए तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं कि यहाँ पे एक छोटा सा हिंट डाला जाए, नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर को हिंदी में बोलते हैं नामांकरण। क्या बोलते हैं बाबू, नामांकरण। मतलब कि अगर किसी भी स्पीसीज का नामांकरण करना है तो स्टैंडर्ड वे में करना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे, कहेंगे इस प्रोसेस में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, स्टैंडर्ड नाम। तो हम लिखेंगे कि इस प्रोसेस में प्रत्येक जीव को स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, जिसे पूरा संसार जाने। मतलब कि ये नॉमेनक्लेचर एक तकनीक, ऐसी तकनीकी है, जैसे मान लो कि किसी बच्चे का नामांकन करना है, और नामांकन ऐसे कल्लू, ऐसे कोई नामांकन नहीं, मतलब कि जो गांव मोहल्ले में जो बुलाया जाता है वो नामांकन नहीं। नामांकन वो जो आपकी कागजी में चल रही हो, मतलब कि पूरा संसार उसी नाम से आपको बुलाएगा। गांव मोहल्ले में नाम वैरी करते रहता है। जैसे कि मान लो कि मेरे घर कोई काम करने आया तो उसके काम के आधार पर नाम हमने रख दिया, ठीक ना, तो काम के आधार पर उसके नाम कुछ रख दिया तो वो लोकल नाम हो गया। वो नाम समय के अकॉर्डिंग या जगह के अकॉर्डिंग वैरी करता रहेगा, और वैरी करने वाला नाम स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, और वो स्टैंडर्ड नाम नहीं बोले जाते। तो हमने बोला कि इस प्रोसेस से प्रत्येक जीव को स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, जिससे कि पूरा संसार जाने। अच्छा, नाम देने से पहले हमको एक और चीज हमको जानना होता है, आइडेंटिफिकेशन। क्या हो बाबू, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि पहचान। उस जीव का पहले पहचान होना अति आवश्यक होना चाहिए। पहचान कैसे, आप बोलोगे कि सर पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करने के लिए मैंने कहा कि आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की बेसिक आइडेंटिटी को समझिए। तो हम कहेंगे कि उस जीव की बेसिक आइडेंटिटी को समझिए। मतलब उसकी बेसिक मतलब
बेसिक आइडेंटिटी, बेसिक कैरेक्टर के बारे में समझिए। बेसिक कैरेक्टर मतलब हो सकता है कि उसके ऊपर बाल पे खाल हो, कुछ और कैरेक्टर हो सकते हैं, सिंग हो, सूंड हो, या हो सकता है पत्तियां हो। इसके आधार पर उसकी पहचान करना अति आवश्यक है। और अब बात करें कि दूसरा क्या हो सकता है, तो हमने कहा कि अनेक साइंटिस्ट ने प्रत्येक नोन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का प्रक्रिया अपनाया। मतलब कि अगर बात की जाए कि इससे पहचान करने के बाद वैज्ञानिकों ने अनेक प्रक्रिया अपनाया जिससे कि नामांकन करना आसान हो गया और यह एक्सेप्टेड भी था। मतलब मेरी बात समझिएगा कि पहले हम क्या करेंगे कि उस जीव की बेसिक कैरेक्टर की आइडेंटिटी को समझेंगे, या तो बेसिक आइडेंटिटी को समझेंगे। फिर वैज्ञानिकों ने अनेक प्रक्रियाएं अपनाया जिससे कि नामांकन करना आसान हो गया और यह वाइडली एक्सेप्टेड भी था, सभी वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्टेड था। इसमें बात की जाए तो कुछ और बातें यहां पे सामने आई, और सामने ये आई कि जो प्लांट्स है उस प्लांट्स का नाम किसके आधार पर रखा जाएगा, तो ICBN और यहीं पे ICZN। ठीक है, तो इसको बोला गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसको लिखते हैं बाबू, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। उसी प्रकार इसका नाम हुआ, इस तकनीक को समझा गया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब बात यहां समझने में आई बाबू कि ICBN और ICZN है क्या। तो अगर मैं बात करूं ICBN के तहत प्लांट्स का नामांकन हुआ। किसका बेटा? प्लांट्स का नामांकन होना प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार ICZN के अकॉर्डिंग एनिमल्स का नामांकन होना स्टार्ट हो गया। एनिमल्स का नामांकन प्रारंभ हो गया, अर्थात इसी के अकॉर्डिंग नामांकन एनिमल्स का किया गया। अब यहां पर एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था कार्लस लिनियस। क्या नाम था? कार्लस लिनियस, जिसको कार्लस लिन भी कहा गया। और इन्होंने एक बात बोली कि किसी भी जीव का नॉमेनक्लेचर नामांकन करते वक्त ध्यान रखेंगे, और इन्होंने कहा द्विनाम पद्धति, मतलब बोला बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बोला कि किसी भी जीव का दो, मतलब कि दो नाम होंगे, मतलब कि नाम तो एक ही होगा लेकिन दो कैरेक्टर को स्पेसिफाई करेंगे। एक हो जाएगा जीनस और दूसरा हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब कि एक तो उसका जीनस को बताएगा जिसका जेनरिक नेम होगा, और दूसरा जो होगी उसकी वैरायटी स्पेसिफिक एपिथेट को बताएगा। तो इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को इन्होंने नाम दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। मैं यहां लिखूंगा बाबू कि नामांकन का आगे बात बढ़ा और आया द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, और द्विनाम पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को देने वाला वैज्ञानिक था कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस। और कार्लस लिनियस ने बताया कि देखो भैया, किसी भी स्पीशीज का
नामांकन दो खंडों में होगा, एक जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक। एपिथेट को बताएगा। आप लोग जैसा कि मेरा नाम जानते होंगे, मेरा नाम है आनंद जायसवाल, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि नाम का दो खंड होगा, एक और दो खंड। और दो खंड के साथ इन्होंने एक और चीज बोला कि जो वैज्ञानिक जिस नाम को खोजेगा और वो बायोलॉजिकल नाम होगा। यहां पर एक और लाइन बोलेंगे, किसी भी स्पीशीज का बायोलॉजिकल नामांकन दो खंडों में होगा। यहां पे लिख दिया जाए बायोलॉजिकल, या यहीं पे बोल दिया साइंटिफिक। नामांकन दो खंडों में होगा, एक जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को बताएगा। मतलब कि इन्होंने कहा कि दुई नामनक्लेचर, दुई नाम पद्धति, और दुई नाम पद्धति से एक चीज समझ में आ रहा है कि पहला इन्होंने कह दिया कि जीनस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को। अब इनकी बात लोगों ने नहीं समझा, मतलब कि कई सारे वैज्ञानिक नहीं समझे, जैसे कि आप नहीं समझ रहे हो। तो इन्होंने कहा कि दो शब्दों वाला नेमिंग पद्धति है और इस पद्धति में साइंटिफिक नाम रखा जाएगा और साइंटिफिक नाम के साथ साथ सुविधाजनक नाम होगा, मतलब कि इसको पढ़ना भी आसान हो जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल इन्होंने कहा कि चलो मैंगो का नामांकन करते हैं। तो मैंगो का नामांकन करते वक्त इन्होंने कहा कि सिंपल सी बातें हैं कि कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जैसा इन्होंने कहा कि पहला जो नाम होगा वो जेनरिक नेम होगा और दूसरा जो होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट को बताएगा। ध्यान रखिएगा, जब स्पेसिफिक एपिथेट को समझ लेंगे आप तो आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। और यहीं पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को थोड़ा सा इसका नामांकन करने में, और ये नामांकन वैज्ञानिक रूप से होता है, कोई इसमें कि ऐसा नहीं है कि जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। तो इन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और एग्जाम्पल में मैंगो को उठा लेते हैं। किसको बाबू? मैंगो को। और मैंगो को उठाने के बाद इन्होंने कहा कि चलो आओ देखते हैं मैंगो को कैसे समझा जाए। तो मैंगो को जब उठाया तो कहा कि इसका साइंटिफिक नेम लिखिए। तो साइंटिफिक नेम लिखा गया मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, और साथ में लिखा गया लिन, क्योंकि इसका नामांकन साइंटिफिक वैज्ञानिक नामांकन होता है या वैज्ञानिक नाम होता है मैंगो का, आम का, मैग्नीफेरा इंडिका, और जिसको देने वाला वैज्ञानिक था उसका नाम था लिन। तो इन्होंने कहा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, और बातें जो ध्यान रखनी है उन बातों को इन्होंने बोला कि सबसे पहला बात कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते वक्त कुछ बातें ध्यान रखेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते वक्त कुछ बातें ध्यान रखेंगे, या लिखा है कुछ नियम हैं, कुछ नियम है। पहला नियम या पहली बात कि इसको लैटिन वर्ड में लिखेंगे। ये लैटिन होगा, लैटिन शब्द होगा, परंतु इटैलिक में लिखेंगे। मजेदार बात है ना बाबू कि लैटिन शब्द है और लिखेंगे इटैलिक में। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो स्पेसिफिक, या बोला इसने कि पहला नाम जिसको बोला जेनेरिक नेम का पहला अक्षर कैपिटल में होगा। कैसा होगा? कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल लेटर में। दूसरी बात इन्होंने कहा
कि नामांकन लिखते वक्त, तीसरा बात इसमें बोला, नामांकन करते वक्त वैज्ञानिक नाम जेनेरिक या बोला जाए जीनस एंड स्पेसिफिक में गैप होगा। और चौथी बात लिखा इन्होंने, हाथ से लिखते वक्त अंडरलाइन करके लिखेंगे। अंडरलाइन करके लिखना होगा। और लास्ट बात इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक का नाम लास्ट में लिखना आवश्यक है। कुछ बातें थी नोमेनक्लेचर को लेकर और द्विनाम पद्धति को लेकर कुछ बातें थी। जो पहली बात ये थी कि लैटिन शब्द है और कोई भी ओरिजिन हो, कैसा भी ओरिजिन हो, लेकिन लिखना लैटिन शब्द में है। तो पहली बात तो इसमें ध्यान रखना था कि लैटिन में इसका नाम प्राय लैटिन में होता है और लिखते इसको इटैलिक में है। बायोलॉजिकल नेम के पहला शब्द जीनस और दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसा मैंने बोला कि देखो यहाँ पे ये इसको जीनस को दर्शाएगा, ये क्या है जीनस, और ये क्या है स्पेसिफिक एपिथेट। और लास्ट में ये क्या है वैज्ञानिक के नाम को दर्शा रहा है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो भी यहां पे नामांकन करते वक्त आपको वैज्ञानिक नाम लिखना है और वैज्ञानिक नाम में जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट में गैप देना है। देखो गैप मैंने दिया है यहां पर, चिपका कर नहीं लिखेंगे। और हाथ से लिखते वक्त नाम के नीचे अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन भी मैंने किया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा है कि वैज्ञानिक का नाम लास्ट में लिखना आवश्यक है। मतलब कि जो भी वैज्ञानिक ने उस बात को, उस नाम को खोजा है, उसको कहाँ लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे। और यह एग्जाम्पल आपको हमने दिखाया मैग्नीफेरा इंडिका को लेकर। और मैग्नीफेरा इंडिका का नाम मैंगो, मतलब कि कॉमन नेम हो गया मैंगो और साइंटिफिक नेम हो गया मैग्नीफेरा इंडिका। और इसको दिया था कैर्लस लिनियस ने, जिसको हमने बोला लास्ट में लिन। क्या बोल दिया? लिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यह डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हम लोग बात कर रहे हैं कि जीव जगत में विविधता के आधार पर हम हर एक चीज को नामांकन करते हुए चल रहे हैं। अब नामांकन हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्गीकरण। वर्गीकरण भी समझेंगे कैसे हम लोग वर्गीकृत करेंगे चीजों को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतना लेक्चर्स को संभालिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वियर्स।